हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज, जो कि हम पढ़ रहे हैं 50 डे सीरीज की, जिसकी हमने 23 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे कौन सी क्लास? तो आज हम पढ़ेंगे 24 नंबर क्लास। तो चलिए बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, संतुलित आहार में प्रोटीन की कुल ऊर्जा प्रतिशत आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? मतलब इसका लैंग्वेज ये है, पूछ रहा है कि संतुलित आहार में एक व्यक्ति की जो है प्रोटीन जो है की ऊर्जा कितनी हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35%, 5 से 10%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 10 से 15% तक का प्रोटीन की कुल ऊर्जा का प्रतिशत हमें प्रतिदिन 10 से 15% तक की आवश्यकता होती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्लेक्स एक्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, बी है मेरुरज्जु, सी है थायराइड ग्रंथ, डी है नर्वस सिस्टम, बी है मेरुरज्जु। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है नर्वस सिस्टम को जो है या रिफ्लेक्स एक्शन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र में कोकून चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले समझ लेते हैं क्या पूछ रहे, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के बारे में, है ना। तो रेशम का कीड़ा आप जानते ही हैं कि शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है ना, और इसके जो है पालन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसको जो है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे कि भोजन संग्रह, जो कोकून है इसका चरण कौन सा है? तो भोजन संग्रह। फिर है सुरक्षा प्रदान करना, सी है प्रजनन, डी है विकास रोकना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। कोकून जो है वो उस कीड़े का जो पूरा कवच होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और आप इसके चरण देख लीजिए, सबसे पहला क्या होता है? अंडा, फिर होता है प्यूपा, फिर होता है लार्वा, फिर होता है कीड़ा। तो ये प्यूपा है, यही कोकून की अवस्था में होता है और यही पूरे जो है उसकी रक्षा करता है, तब जाकर के ये हम जो है अच्छा और मजबूत तरह किस्म का रेशम प्राप्त करते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा खाद्य घटक घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो कौन सा खाद्य घटक है घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत? सॉरी, हमारे ऑप्शन है ब्रोकली, सेब, गेहूं, मूंगफली। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेब। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। फैब्रिक की एंटीसेप्टिक, एक मिनट, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए कौन सा फिनिशिंग तकनीक उपयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है कि फैब्रिक की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए कौन सा फिनिशिंग तकनीक उपयोग किया जाता है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मर्कराइजेशन, बी है रेजिन फिनिश, सी है एंटी स्टैटिक फिनिश, डी है ब्लीचिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंटीसेप्टिक फिनिश। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनीमिया की पहचान करने के लिए सबसे सटीक परीक्षण कौन सा होता है? तो सबसे सटीक परीक्षण कौन सा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हमारा यूरिन टेस्ट, बी है हीमोग्लोबिन स्तर, सी है बीएमआई, डी है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन स्तर। हीमोग्लोबिन के स्तर को हम चेक करके एनीमिया की सटीक पहचान करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के फाइबर को सेलुलोज फाइबर कहा जाता है? देखिए सेलुलोज फाइबर किस प्रकार के फाइबर को कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सूती, पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन। तो आप जानते हैं पॉलिस्टर और जो है नायलॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक कृत्रिम रेशा है, ठीक है, कृत्रिम रेशा है। और जो ये रहा रेयान, तो ये हमारा अर्धसेलुलोजिक है, मानव निर्मित पहला अर्धसेलुलोजिक रेशा है। तो इसमें जो है 50% सेलुलोज रहता है और 50% केमिकल रहता है और बचता है सूती।
सूती में हमारा ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक रेशा है और प्राकृतिक में वनस्पतिक रेशा है और इसमें लगभग 90 से 91% तक का 90 से 91% तक क्या पाया जाता है, तो 90 से 91% तक इसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सूती। सूती जो है एक सेलुलोजिक फाइबर के नाम से जाना जाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल कहलाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ए है 2 से 7 वर्ष, बी है 7 से 11 वर्ष, फिर है सी है 11 से 15 वर्ष, फिर डी है 0 से 2 वर्ष। तो देखिए 0 से जो 2 वर्ष की अवस्था है वो हमारी क्या कहलाती है, तो वो संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। फिर यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कंक्रीट ऑपरेशनल, तो इसके हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 11 वर्ष। और पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड का सेवन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम बढ़ाने के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, हड्डियों की मजबूत बनाने के लिए, रक्तचाप नियंत्रण के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण के विकास के लिए। भ्रूण के विकास के लिए गर्भावस्था में फोलिक एसिड का सेवन आवश्यक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है सिंथेटिक पॉलीमर, ऑप्शन सी है सेलुलोज, ऑप्शन डी है प्राकृतिक फाइबर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंथेटिक पॉलीमर, है ना। इसी से जो है पॉलिएस्टर का निर्माण होता है और ये जो है एक रासायनिक या कृत्रिम रेशा कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, जीवन कौशल में प्राथमिक कौशल कौन से हैं? ऑप्शन है आत्मनिर्भरता और संचार, टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा, सी है पढ़ाई और खेल, डी है स्वास्थ्य और खान पान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता और संचार। जीवन कौशल में यही हमारे क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक कौशल कहलाते हैं। क्या, आत्मनिर्भरता और संचार। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बच्चों में रोल मॉडल का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है? तो जो बच्चे हैं उनमें रोल मॉडल का प्रभाव किस प्रकार दिखाई देता है? ऑप्शन ए है उनकी आदतों में, उनके निर्णयों में, उनके व्यवहार में, डी है उन उपरोक्त सभी। तो देखिए रोल मॉडल का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। किशोरावस्था हो गया, बाल्यावस्था का छोटे छोटे बच्चों का जो भी रोल मॉडल होता है वो उनकी तरह ही बनने का और पूरा जो है एक्टिविटी जो भी चीजें हैं वो करने का पूरा प्रयास करते हैं और जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो करते हैं, वो उस उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे आदत हो गया, जैसे उनका पहनावा होता है, जैसे हेयर स्टाइल, मतलब जैसा जैसा वो होते हैं तो बिल्कुल बच्चे जो है उसी तरह का पहनावा, उसी तरह की आदतें, उसी तरह का जो है निर्णय लेना कि वो कैसे किस प्रकार से जो है व्यवहार करते हैं और जो है हर चीजें वो उन्हीं तरह करते हैं। तो इसलिए इन सबका प्रभाव उनके जो है व्यवहार में दिखता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सी कार्टन फाइबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? तो कार्टन फाइबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? ए है पानी, बी है तेज धूप, सी है फफूंद, डी है पसीना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फफूंद। ये जो फफूंद है इसका ये कार्टन फाइबर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और बहुत ही हानिकारक है। बाकी तेज धूप हो गया, पसीना हो गया, पानी हो गया, इन सबसे जो है ज्यादा नुकसान कार्टन फाइबर को नहीं पहुंचता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा का प्रमुख जो है मुख्यतः पाचन किस अंग में होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पाचन तंत्र यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वसा है उसका पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो देखिए यकृत क्या है, तो यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर देखिए किस अंग में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, छोटी आंत। छोटी आंत में वसा का पाचन होता है।
फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चेक फैब्रिक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? क्या पूछा जा रहा है? चेक फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा है उस पर जो डिजाइन होती है, ऐसे 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 करके जो ये डिजाइन की जाती है, तो जो चेक फाइबर है ये किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी किया होता है या कहाँ पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या है। सजावटी वस्त्र, स्कूल यूनिफॉर्म, पार्टी वियर, ट्रेंडिंग आउटफिट्स। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कूल यूनिफॉर्म में। स्कूल यूनिफॉर्म में इस तरह के चेक फैब्रिक का इस्तेमाल मुख्यतः किया जाता है। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों की जो ड्रेस है, शर्ट, उनका अधिकतर चेक में ही रहता है। उसका कलर डिजाइन कुछ भी हो सकता है, फैब्रिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर चेक पैटर्न ही आप देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, कुशल बजट प्रबंधन यानी कि कुशल बजट प्रबंधन में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? जब कि हम एक होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें जब हम क्या करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं या अपने बजट का प्रबंधन करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन ए है बचत, बी है खर्च, सी है आवश्यकताएं, डी है निवेश। तो देखिए सबसे पहले हम बचत को तो ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि जो है प्रति व्यक्ति जो वो आमदनी होती है उसकी, वो कमाता है, जो आय होती है उसको अपने परिवार के लिए खर्च करना, कमाना, हर चीज़ों की ज़रूरतें पूर्ण करना उसके लिए होता है। कि ये नहीं है कि सब कमाएंगे तो सिर्फ सबसे पहले बचत ही करेंगे। और खर्च के लिए तो है, खर्च तो हम कह सकते हैं, आवश्यकताएं भी हैं, फिर निवेश, निवेश भी व्यक्ति सारी चीजें करने के बाद करेगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकताएं। सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे? तो आवश्यकताओं पर देंगे। पूरी आवश्यकताएं हर व्यक्ति की पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो होगा तो हम निवेश और बचत को करेंगे। फिर देखिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोवेव ओवन किस तकनीक पर काम करता है? तो किस तकनीक पर काम करता है ये देख लेते हैं। एक मिनट। ऑप्शन देख लेते हैं अपने। माइक्रोवेव ओवन किस तकनीक पर काम करता है? ए है रेडिएशन, बी है माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेंसी, सी है इंडक्शन हीटिंग, डी है ओवन हीटिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये जो है माइक्रोवेव ओवन इसी जो है तकनीकी पर कार्य करता है। फिर देखिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। जानकारी एकत्र करना, क्षमता का आकलन करना, परिणाम मापना, डी है सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाई हम जानकारी एकत्र करेंगे, जो हमारी जो है क्षमता है उसका आकलन करेंगे, परिणाम जो निकला है उसको मापेंगे, तो इसलिए सभी विकल्प सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, गर्भवती महिला को एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? देखिए आरडीए जो है आप लोग नया वाला पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जो है पूरा संशोधित होकर आया है उसी से प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपको आंसर 2010 के अकॉर्डिंग ना दे करके 2020 के अकॉर्डिंग देना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। 1800 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 300 कैलोरी। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गर्भवती महिला को प्रतिदिन जो है 2500 है ना, यानी कि 250 कैलोरी की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता उसको प्रतिदिन जो है इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यार्न किससे बनाया जाता है? अतिरिक्त नहीं, टोटल कैलोरी 250 उसकी आवश्यकता होती है। फिर देखिए यार्न किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए है फाइबर, बी है फैब्रिक, सी है सिल्क वर्म, डी है डाई। तो देखिए यार्न किससे बनता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइबर।
हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फाइबर। फाइबर से ही हम यार्न बनाते हैं। फाइबर कोई भी सा भी हो सकता है, लेकिन फाइबर से ही हम यार्न बनाते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर 1 का। स्पिनिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है फाइबर को धागे में बदलना, बी है फैब्रिक को मजबूत करना, सी है कपड़ों को रंगना, डी है डाई स्थायित्व बढ़ाना। हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइबर को धागे में बदलना। स्पिनिंग का क्या तात्पर्य? देखिए, फाइबर को धागे में बदलना, फैब्रिक को मजबूत करना, कपड़े को रंगना, डाई स्थायित करना। तो क्या हो जाएगा? फाइबर को धागे में बदलना। आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है स्पिनिंग प्रक्रिया। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? कताई, है ना, कताई प्रक्रिया। तो कताई प्रक्रिया से ही हम क्या करते हैं? धागा प्राप्त करते हैं। अपना रेशा जो होता है, रेशे से ही स्पिनिंग करके हम धागे को बनाते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान विकास के लिए सबसे प्रभावी तत्व कौन सा है? तो मनोविज्ञान विकास में सबसे प्रभावी तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रेरणा, किस प्रकार के रेशम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मुलबेरी सिल्क, बी है एरी सिल्क, सी है टसर सिल्क, डी है मोंगा सिल्क। तो रेशम उत्पादन के लिए किस प्रकार के रेशम का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुलबेरी सिल्क। फिर देखिए, देखते हैं अगला प्रश्न। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है रिकेट्स, सी है स्कर्वी, डी है पिलाग्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होती है और ये अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है। और विटामिन डी की कमी से बड़ों में क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग देखने को मिलते हैं आपको। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। फैब्रिक कोटिंग मुख्यतः किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है जलरोधी बनाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, रंग गाढ़ा करने के लिए, झुर्रियाँ हटाने के लिए। तो झुर्रियाँ हटाने के लिए देखिए आप क्रीज रिसर्जेंस करते हैं। रंग गाढ़ा करने के लिए फिर ये होती है फैब्रिक कोटिंग से हम क्या करते हैं? जब कोट कर देते हैं कपड़े पर, लेयर चढ़ा देते हैं, तो वो क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलरोधी बनाने के लिए। जलरोधी बनाने के लिए फैब्रिक पर हम ये चीज़ें करते हैं। और जो जलरोधी बनते हैं इनसे क्या, जैसे रेन कोट हो गया आपका, गाड़ी वाड़ी के कवर हो गए, जो छाते बनते हैं, या जो बच्चों के बैग होते हैं, और भी बैग होते हैं जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी ही फैब्रिक से बनाई जाती हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। मनोविज्ञान परिपक्वता का संकेत कौन सा है? ऑप्शन ए है स्वाभिमान, बी है आत्म संयम, सी है सामाजिक कौशल, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मनोविज्ञान की परिपक्वता? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। पाचन तंत्र में पित्त रस किस अंग से निकलता है? ऑप्शन हमारे ए है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है छोटी आंत, डी है पेट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत से ही पित्तरस निकलता है। यकृत को ही हम लीवर भी कहते हैं और ये सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की होती है। आप लोग ये भी जानते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों की मरम्मत में सहायक होता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है विटामिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। और प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अमीनो एसिड्स, है ना। अमीनो अम्ल में जो है ये इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेमन डाई प्रक्रिया का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है फैब्रिक को रंगने के लिए, फिर है कपड़े की स्थायित्व बढ़ाने के लिए, सी है जलरोधी बनाने के लिए, डी है झुर्रियाँ रोकने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है फैब्रिक को रंगने के लिए लेमन डाई का प्रयोग हम करते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शारीरिक विकास में सबसे तेज वृद्धि कब होती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है वयस्कता, डी है वृद्धावस्था। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? शारीरिक विकास। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। देखिए, इसको हम शैशवावस्था को थोड़ा सा डिफरेंट किए दे रहे हैं। ये कब से कब तक होती है? तो ये 0 से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था होती है। हर्लॉक ने
इसको जो है बहुत बेहतर ढंग से अपनी एक पुस्तक में भी लिखा है और जो है बहुत अच्छे से हरलाख ने समझाया है। और इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे 3 माह का है तो शैशवावस्था में क्या होता है, वो जो है 6 माह में उसका वज़न कितना हो जाता है, तो पूरा दुगना हो जाता है। और 3 गुना कब होता है, तो वो हो जाता है 9 माह में। जितना भी बच्चा होता है उसका अपनी दुगना कब होता है, वो होता है 3 माह में। और 3 गुना कब होता है, तब होता है वो 9 माह में। ये जो है कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रेयान किससे बनता है? रेयान किससे बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, सेलुलोज, पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर आप जानते हैं ये कृत्रिम है। और प्राकृतिक फाइबर, रेयान को क्या कहते हैं, मानव निर्मित पहला रेशा सेलुलोज। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्मी के कपड़े मुख्यतः किस प्रकार के फाइबर से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है नायलॉन, बी है सूती, सी है ऊन, डी है पॉलिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सूती। सूती कपड़े जो है गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। और एक जो है किससे, तो ये कपास और लिनन से बनते हैं। कपास कैसा रेशा है, तो ये प्राकृतिक जगत का वनस्पतिक रेशा है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है थायराइड की समस्या, सी है रक्तचाप, डी है एनीमिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी थायराइड की समस्या। गर्भावस्था में अगर आयोडीन की कमी हुई तो थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। और ये थायराइड की समस्या कब होती है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन का ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथ से, उसी से जो है हमारा जो आयोडीन है उसकी मात्रा संतुलित रहती है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है भाषण की समस्या, बी है सामाजिक कौशल की कमी, सी है व्यवहारिक कठिनाई, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये जो है एक व्यक्ति में होता है डिसऑर्डर। तो इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उसको भाषण में भी समस्या होती है, यानी कि बोलने में, सामाजिक कौशल में, समाज में के प्रति घुलने मिलने में, बैठने में इसमें कमी होती है, और व्यवहारिक कठिनाई, तो इन सभी चीजों में उसको कठिनाई होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर देखिए अगला प्रश्न। एक मिनट। कपड़ों पर प्री ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? क्या पूछ रहे हैं, प्री ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है? जब भी हम किसी कपड़े पर ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन ए है गंदगी हटाना, बी है रंग स्थिर करना, सी है जलरोधी बनाना, डी है कोमलता बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गंदगी हटाना। जब भी हम कपड़ों पर प्री ट्रीटमेंट करते हैं तो हम गंदगी हटाने के उद्देश्य से करते हैं। फिर देखिए आज की सीरीज का हमारी आखिरी प्रश्न। ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न देख लेते हैं पहले। टेक्सचर डिजाइन में उपयोग होने वाला मुख्य उपकरण क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है, टेक्सचर डिजाइन में उपयोग में होने वाला मुख्य उपकरण क्या है? प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन टेक्सटाइल प्रेस, बी है बुनाई मशीन, सी है टेक्सचर ब्रश, डी है फैब्रिक कटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टेक्सचर ब्रश। इसके द्वारा ही हम इस पैटर्न को बनाते हैं फैब्रिक पर, और उसमें जो है उपयोग होने ये मुख्य सॉरी उपकरण है। तो इस तरह से हमारी आज की सीरीज कंप्लीट होती है। तो आज हमारी जो है 24 नंबर क्लास थी। कल मिलते हैं फिर अपनी 25 नंबर की सीरीज में। इसके बाद हम करेंगे टेक्सटाइल की अपनी 2 क्लास। फिर इसके बाद करेंगे अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक वाइज रिवीजन, जो होगा हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन और एनसीईआरटी बेस्ड हेल्थ साइंस। इसके भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको परीक्षा में देखने को बहुत मिलते हैं, इसलिए हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड हेल्थ साइंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।